फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी से चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है मानव जनन। तो चलिए इसको समझते हैं। मानव में जनन घटनाओं के अंतर्गत युग्मकों की रचना। युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्रियों में अंडाणु बनना। तो सबसे पहली घटना कौन सी आती है इसमें? सबसे पहली घटना आती है युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणुओं का और जो स्त्री होती है उनके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। फिर क्या होगा? स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। अब इसके बाद युग्मक जनन हो गया। युग्मक जनन के बाद क्या होता है? वीर्य सेचन होता है। वीर्य सेचन में क्या होगा कि जो शुक्राणु हैं वो स्त्री जनन पथ में जाएंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं। और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, फिर बाद में क्या होगा? दोनों जो युग्मक हैं वो दोनों मिल जाएंगे और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? जिसके कारण अब जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद क्या होगा? युग्मनज बनेगा और इसी युग्मनज को हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। इस जायगोट के अंदर क्या होंगे? कोशिका विभाजन होगा और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या बन जाएगी? कोरक पुटी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोसिस्ट की रचना इसमें हो जाती है। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतररोपण के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्धन होगा, क्योंकि अब ये जो गर्भाशय की दीवार है उससे अब ये ये जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है जाकर चिपक गई है, जिस प्रक्रिया को हम अंतररोपण के नाम से जान रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर भ्रूणीय परिवर्धन होगा और जो भ्रूणीय परिवर्धन जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भावधि कहते हैं, यानी कि गर्भकाल कहेंगे। और गर्भकाल कितने समय का होता है? 9 महीने का रहता है मानव के अंदर। तो अंतररोपण के बाद कौन सी अवस्था आएगी? गर्भकाल अवस्था आएगी। उसके बाद क्या होगा? 9 महीने के बाद जब पूरी तरह से शिशु बन जाएगा या पूरी तरह से वो उसका जो निर्माण है वो हो जाएगा, तब क्या होगा? प्रसव प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाती हैं। और ये क्या है? प्रसव जो है इसकी लास्ट प्रक्रिया होती है। तो कितनी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं? पहली है इसमें युग्मक जनन, दूसरी आ जाती है वीर्य सेचन, तीसरी आएगी निषेचन, उसके बाद जायगोट। फिर जायगोट में जो कोशिका निर्माण होगा उसी को हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो दीवार से ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक रही है उसको हम अंतररोपण कहेंगे। फिर इसमें भ्रूणीय परिवर्धन को हम क्या कहेंगे? गर्भकाल कहेंगे, गर्भावधि कहेंगे। उसके बाद जब शिशु का निर्माण हो जाता है और जब प्रसव की, फिर उसके बाद कौन सी प्रक्रिया आती है? प्रसव प्रक्रियाएं आती हैं। तो ये इसके अंदर इतने सारे स्टेप इसमें शामिल होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र की। तो जो पुरुष जनन तंत्र होता है ये जो श्रोणि क्षेत्र होता है पेल्विक रीजन में ये अवस्थित रहता है और इसके अंदर क्या आएंगी? वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है। अब देखो हम इसमें यहाँ पर डायग्राम से बता देते हैं कि जो वृषण होते हैं वो कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। कितने होंगे? एक जोड़ी रहते हैं। और ये कहाँ पर रहते हैं? पेल्विक रीजन में लोकेटेड रहेंगे। पेल्विक रीजन में कि मतलब ये कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो इसके अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है या जो श्रोणि क्षेत्र होता है वहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। और इसमें क्या रहेंगे? ये जो है एक इसके अंदर वृषण कोष होता है। उस वृषण कोष के अंदर वृषण रहेंगे। इसी वृषण कोष को हम स्क्रोटम के नाम से भी जानते हैं। ये जो वृषण कोष होता है ये क्या करता है? वृषण के टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा। मतलब क्या करता है? जैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 होता है, लेकिन यहाँ पर इसको वृषण से जो शुक्राणु बनाने होते हैं उसके लिए यहाँ पर कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो टेम्परेचर चाहिए होता है तकरीबन 35.5 या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए होता है, तब जो है इसके अंदर क्या बनेंगे? शुक्राणु निर्माण होगा। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा ऐसा टेम्परेचर? इसको वृषण कोष इसको ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगे? इसमें शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अब ये जो वृषण कोष होते हैं ये कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। या जो वृषण होते हैं, वृषण कोष तो है ही अंडाकार, इसके साथ साथ जो वृषण इसके अंदर जो लोकेटेड रहेंगे वो कैसे रहते हैं? अंडाकार होते हैं।
इनका जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो इनकी चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है। अब इसी वृषण कोश के अंदर क्या रहती हैं, इसके अंदर क्या रहेंगी, कुछ वृषण पालिकाएं होती हैं। क्या रहती हैं इस वृषण के अंदर? जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो वृषण कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इस वृषण के अंदर क्या रहती हैं, वृषण पालिकाएं रहती हैं। और ये जो वृषण पालिकाएं होती हैं इनके अंदर क्या रहेंगी, शुक्र नलिकाएं इनके अंदर रहती हैं। ये करी, और ये जो वृषण पालिकाएं होती हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कितनी रहती हैं, 250 इसके अंदर वृषण पालिकाएं रहती हैं, जो किससे घिरी हुई रहेंगी, अंदर की तरफ शुक्र जनन नलिकाओं से घिरी हुई रहती हैं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं इनको हम और किस नाम से जानते हैं, इनको हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स भी इनको हम कहते हैं, वो इनके अंदर रहेंगी। अब ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं इनके अंदर ये अन्य 2 प्रकार की सेल्स से विस्तारित रहती हैं। इनके अंदर और 2 प्रकार की सेल्स रहती है शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नर जन्म कोशिका कहेंगे, और दूसरी जो होती है उन्हें हम कहेंगे सौटोली कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो नर जन्म कोशिकाएं जो होती हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जन्म भी इनको कहा जाता है। अब ये जो नर जन्म कोशिकाएं हैं यही क्या करती हैं, यही आगे शुक्राणुओं को बनाने का कार्य करती हैं। यही क्या करेंगी, जो शुक्राणु होते हैं उनको बनाने का कार्य करती हैं। और ये जब और साथ ही साथ अब इनका ये जो सौटोली कोशिकाएं हैं, इन सौटोली कोशिकाओं का काम क्या है कि ये जो नर जन्म कोशिकाएं हैं इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब ये जो नर जन्म कोशिकाएं, इनसे जो स्पर्म है या जो शुक्राणु है वो बन कैसे रहा है, इन नर जन्म कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही इसमें क्या बन जाता है, शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और ये बात हमने ऊपर ही बता दी है कि ये जो सौटोली कोशिकाएं होती हैं ये नर जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब हम इसके बाद जानेंगे इसके अंदर ये जो शुक्राणु जनन नलिकाएं जो हैं, ये जो शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं इनके अंदर कुछ स्पेस रहते हैं। इन्हीं के अंदर क्या रहते हैं, कुछ स्पेस रहते हैं या कुछ अवकाश रहते हैं, अंतराली अवकाश इनके अंदर रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या रहती हैं, कुछ अंतराली कोशिकाएं रहती हैं। क्या रहेंगी, इनके अंदर कुछ अंतराली कोशिकाएं रहती हैं। इन्हीं अंतराली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर हम इनको और किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल्स भी हम इनको कह सकते हैं। ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं इनमें से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन हम इसको कहेंगे, या पुंजन नाम से भी हम इस हार्मोन को जानते हैं। इस एंड्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है, ये एंड्रोजन हार्मोन जो है वो पुरुषों के अंदर जो द्वितीयक कैरेक्टर होते हैं, जो द्वितीयक सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं या सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको दिखाने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब पूरी तरह से जब इसमें ये स्पर्म्स इस तरह से बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म्स जब यहाँ पर इस वृषण के अंदर बन जाते हैं, फिर ये स्पर्म कहाँ जाते हैं, ये शुक्र वाहिकाओं में जाते हैं। शुक्र वाहिकाओं को हम और किस नाम से जानते हैं, रेटर कहते हैं। यहाँ से शुक्राणु बनकर इसमें जाएंगे, इसके बाद ये अधिवृषण में जाएंगे, अधिवृषण के बाद ये आगे ये जो है शुक्र वाहिका में जाएंगे। शुक्र वाहिका में जाने के बाद ये जो शुक्राणु है कहाँ जाएंगे, मूत्र वाहिनी से होते हुए ये कहाँ आ जाएंगे, पेनिस से बाहर की तरफ ये निकल जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच जाएंगे, पेनिस से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इसी बीच में क्या आती हैं, कुछ और कोशिकाएं, ये जो है कुछ और ग्रंथियाँ आती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और ये सेमाइनल वेसिकल होती है। और ये क्या करती है, या फिर जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। ये जो ग्रंथियाँ होती हैं वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, शुक्राणु बन जाते हैं। और ये जो है शुक्राणु जो है ये पेनिस के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। ये यहाँ पर हम आपको उसका डायग्राम दिखा देते हैं। जो हम शुक्र जनन नलिकाओं की बात कर रहे थे, शुक्र जनन नलिकाओं को जब हम पास से देखते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ये जो काला काला सा स्पेस देख रहे हैं, यहीं पर कौन सी कोशिकाएं अवस्थित हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, नर जर्म कोशिका और कौन सी सौटोली कोशिकाएं हैं। नर जर्म कोशिकाएं क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, और जो सौटोली कोशिकाएं होती हैं ये नर जर्म कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देने का या पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये जो यहाँ पर आप जो लाल रंग का स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं अंतराली कोशिकाओं को हम
लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो लीडिंग सेल्स होती है, यहाँ से एंड्रोजन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ये जो एंड्रोजन नाम का हार्मोन है, इसका कार्य क्या है? ये पुरुषों में जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिखाने का कार्य करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर वो स्पर्म बन जाएंगे। और जब वो स्पर्म बन जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, ये बाहर की तरफ पेनिस के द्वारा बाहर चले जाते हैं।